औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज हमारे पास अब्दुल्ला बड़ाई साहब मौजूद हैं जो आपके लिए यानी अवामी नुमाइंदगी करते हुए सवालात करेंगे और उसके जवाबात के लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ। आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम है, इसका उन्वान है आपके सामने, हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और प्रोग्राम को ज़रा सा शेयर भी करें ताकि हमें पता चले कि आपकी कमेंट्स हमारे लिए क्या आ रही हैं। जी अब्दुल्ला बड़ाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन बन सकता है? ओह, यानी आपने डायरेक्ट जो है ना वो तीर छोड़ दिया। अब तो कमान से निकल चुका है तीर। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, नाम मैं आपको बता दूंगा, लेकिन नाम मैं लेके चाहता हूँ कि आपको ज़रा सा आखिर में बताऊँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि निगरान वज़ीर आज़म जो है ना वो इम्पोर्ट किया जाएगा। हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त कोई भी ऐसा अहल शख्स नहीं है जिसको वज़ीर आज़म बनाया जाए। जी, इसके बाद आप क्या पूछना चाहते हैं तो बताइए। सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जस्टिस काजी फायद ईसा और अता मोहम्मद बंदयाल के क्या मामलात आपस में? अच्छा देखिए, ये मामलात इनके आपस के मामलात तो आपस में एक दूसरे से कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ मामला ये है कि जो बड़ा अहम मसला है अख्तियारात का। आप ये देखिए कि जब से अता मोहम्मद बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, जितने भी बेंच बने हैं उसमें उन्होंने किसी भी एक बेंच के अंदर जनाब जस्टिस काजी ईसा फाइज साहब को, जो कि सीनियर तरीन है और अब 3 महीने से तो वो नामजद हो चुके हैं, अब कुछ दिन ही रह गए हैं अता मोहम्मद बंदयाल साहब के पास, अब वो नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें किसी बेंच में शामिल नहीं किया जा रहा। तो क्या पर्सनल इनकी आपस के ताल्लुकात हैं, गड़बड़ेशन है, या फिर हुकूमती सतह पर कुछ मामलात हैं, या जस्टिस काजी ईसा फाइज साहब इतने ईमानदार और इतने स्टिक हैं तमाम मामलात के अंदर कि अता मोहम्मद बंदयाल साहब को पता है कि उन्होंने जो कुछ कारनामे अंजाम दिए हैं वो खुलकर इनकी अपने मौजूदगी के अंदर, यानी इनकी चीफ जस्टिसशिप की मौजूदगी के अंदर वो सामने आ जाएंगे तो इनके लिए बड़ी जगहसाई का सामना होगा। इसलिए वो नहीं चाहते कि किसी भी सूरत जो है इनको जनाब वाली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। अच्छा, हुकूमत ने एक इक़दाम वो जो पहली मरतबा मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि 3 महीने पहले जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया, पहली मरतबा हुआ है। ये एक हुकूमत का ये था कि जी शायद ये उनके फेवर के जज हैं और इमरान साहब के ख़िलाफ़ जाएंगे ये, क्योंकि इमरान साहब की टूटी बोल रही है इस वक्त, और हर हवाले से हर सिमत में हर जगह आप देखें तो हुकूमत और कारिंदे और जनाब अली हमारे इदारे सब इमरान खान के सामने सरनगू होते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर अता मोहम्मद बंदयाल साहब जो कि इमरान साहब के खुले सपोर्टर हैं, मैं तो कहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान साहब के खुले सपोर्टर हैं, उन्होंने भरपूर इमरान साहब का साथ दिया है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि इमरान साहब के अगेंस्ट अता मोहम्मद बंदयाल साहब नज़र आ रहे हैं उनके अहकामात और उनके मामलात की वजह से और हुकूमत की सपोर्ट की वजह से। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब जो है ना कुछ ऐसा चीज़ें निकाल रहे हैं कि उन जाने से पहले, अपने सीट छोड़ने से पहले कोई ऐसा मामला कर जाएं कि जिसकी वजह से ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पे फाइज ना हो सके। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और दिन ब दिन बिजली की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और 7 रुपये फ़ी यूनिट फिर इजाफा हो गया। 7 रुपये यूनिट ना कहें, देखिए 1-1.5 हफ्ते के अंदर पहले 5 रुपये यूनिट बढ़े और अब 7 बढ़ा दिए, तो 12 रुपये पर यूनिट जो है बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है। और ये आवाम के लिए जो है, जिस तरह से नियाज़ी साहब फरमाते थे ना कि सुनामी आ रहा है, तो ये एक बिजली का सुनामी आया है। बिजली के एटम बम तो बहुत हुकूमत गिरा चुकी है और उस एटम बम जो है ना प्रूफ हो गया, ये अवाम जो है ना एटम बम प्रूफ जैकेट लेके घूम रही है, जो भी बिल बढ़ाते हैं अवाम पैसे देने शुरू कर देती है, मजबूर है, अवाम के पास कोई चारा नहीं है। लेकिन अब इसे कहें कि इलेक्ट्रिक का सुनामी जो कि एक नई वो होगी जिद्दत इसके अंदर इलेक्ट्रिक के अंदर। हाँ, इस सुनामी के बाद होना क्या है वो मैं बता दूँगा आपको। हुकूमत ठीक है बढ़ाती रहे, हुकूमत का टाइम फ्रेम जो है अब वक्त करीब आ गया है, तो जब वक्त करीब आ गया है तो अब वो जो कुछ उसने प्यार मोहब्बत किया है, जो कुछ IMF से मामलात किए हैं उसको जो है निभा के जाए, ताकि आइंदा उनके पास जाने के लिए या अपना मुंह रखने के लिए ये कुछ ना कुछ तो इनके पास हो।
इसलिए जनाब अली ये आवाम के ऊपर बोझ डाले चले जा रहे हैं, और आवाम क्या करें, मजबूर है, आवाम के पास कोई रास्ता नहीं है। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर 3 अरब डॉलर मिले, ये तो आपको मैंने बताया था पिछले प्रोग्राम में, सबने देखा। अच्छा, जब डॉलर मिले तो डॉलर की कन्वर्जेशन का जब वक्त आया तो स्ट्रॉन्ग कर दिया गया क्या नाम है, पाकिस्तानी रुपए को। तो क्या हुआ, कन्वर्जेशन जब डॉलर की हुई है तो $1 के बदले में 170 रुपये मिले, और अब फिर डॉलर को वापस ले गए ऊपर। सही है। अब क्या हो रहा है, अब $1 की कीमत के अंदर जो आपको मिल रहे हैं वो फिर 80 से 85 आ गए। तो ये हुकूमत का गोरख धंधा है। इससे फ़ायदा किसको पहुँचेगा, ये बात नोट करने की है कि ये किसको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और कौन इसका बेनिफिशरी है। यकीनन वो लोग इसके बेनिफिशरी हैं जो बड़े बड़े डॉलर अकाउंट रखे हुए थे। उन्होंने जब डॉलर की जो है वो कीमत जो है वो मजबूत हुई, उन्होंने डॉलर को जनाब अली मार्केट में फेंक दिया। जब डॉलर गिरा नीचे, उन्होंने फिर बाय कर लिया पाकिस्तानी रुपीस। तो ये गेम खेल रहे हैं, और हुकूमत के ख़ास लोग हैं जो इसके बेनिफिशरी हैं, हुकूमत उनको बेनिफिट दे रही है। अच्छा सर, और ये बताएं कि वज़ीर आज़म के सेटअप के लिए एक 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जिसमें अयाज सादिक, साद रफ़ीक, एहसन इकबाल और इस्हाक़ डार और ख्वाजा आसिफ शामिल है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने मनपसंद लोगों की, जो वज़ीर आज़म के अंडर में काम कर रहे हैं, जो वज़ीर आज़म के मातहत हैं, जो वज़ीर आज़म कहेगा वो करेंगे, ऐसे लोगों की कमेटी बनाने का मकसद क्या है? कुछ भी नहीं है। इसका मकसद ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्ज़ी से निगरां वज़ीर आज़म और निगरां कमेटी जो बनेगी पाकिस्तान की हुकूमत की, वो बनाना चाहते हैं। सीधा साधा ये है, क्योंकि होता है तरीक़ाकार ये है कि अपोजिशन से भी जो है ना वो राय ली जाती है, और अपोजिशन के भी लोग, अगर आपको निगरां हुकूमत बनानी है तो अवामी नुमाइंदे और अपोजिशन के नुमाइंदे और अदालती नुमाइंदे उसमें शामिल किए जाने चाहिए, ताकि सबकी राय से निगरां सेटअप बने, और निगरां सेटअप बने ताकि वो आवाम को चलाए। लेकिन यहाँ तो ये जो कमेटी बनी है तो खुल्लम खुला वज़ीर आज़म के अख्तियार हैं, अपने पावर, अपने हाथ में उन्होंने अख्तियार लिया कि जनाब XYZ इसमें से मैं चुनूँ या 1 2 3 कौन होगा, जो कहेगा यस सर, उसको ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ और है इसके अंदर, ये जो बनाई गई है कमेटी और अख्तियार सारे वज़ीर आज़म के पास रखे गए हैं, उसकी वजह क्या है कि वज़ीर आज़म साहब के पास खुद कुछ वो इख्तियार नहीं है। ये नाम जो वहाँ से आएगा उसको अप्रूव करने के अलावा इनके पास कोई ज़ाती अख्तियार नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को साथ जोड़ा गया है जो वज़ीर आज़म की हाँ में हाँ मिला दे। और नाम ऊपर से कहाँ से आएगा वो सबको पता है, सब जानते हैं कि कहाँ से आएगा, किसको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म होगा, और वो चक्कर लगा चुका है पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर, गवर्नर भी रह चुका है पाकिस्तान का के एक सूबे का। तो वो वज़ीर आज़म जो है आपको जो है दिया जाएगा तोहफे में रख के। जी सर। जी सर, आपने स्टार्ट में कहा था कि मैं एंड पे वज़ीर आज़म का नाम बताऊंगा, वो बता दीजिए। तो आपके सवालात ख़त्म हुए क्या? बेचारे अवाम कस्बा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही है, लोग अय्याशियाँ कर रहे हैं, और जिसे आप करोड़ों रुपए का बजट जो है ना वो सेंक्शन कर रहे हैं। हुकूमत जा रही है, हुकूमत ख़त्म हो रही है, टाइम फ्रेम बिल्कुल क्लोज होता जा रहा है, लेकिन सरकार के लिए जो है इम्पोर्टेड गाड़ियाँ खरीदने के लिए जनाब वाली बजट एलोकेट किए जा रहे हैं। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? इस पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? कोई पूछने वाला है इसको? अवाम ये सवाल नहीं कर पाती, क्यों? अवाम को इन्होंने उलझाया हुआ है। जनाब किसी तरह से वो अपने बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम कर लें, बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम कर लें। पिछले 4 से 8 माह के अंदर सैकड़ों की तादाद में नौजवान मुल्क छोड़ के चला गया है बाहर। अवाम को कोई हुकूमत को इस बात से कोई सरोकार नहीं। हाँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो आपने बात की उस पर मैं बात कर देता हूँ। मेरी निगाह में एक वज़ीर आज़म जो बहुत ज़्यादा जो फेवरेट किस्म का जो आदमी है, वो किन लोगों के लिए फेवरेट है ये भी बता दूँ मैं आपको। खाली वज़ीर आज़म का नाम नहीं बताऊँगा, ये भी बताता हूँ किन लोगों के लिए फेवरेट है। फेवरेट तरीन आदमी वो है जो माजी के अंदर 11 साल पाकिस्तान के सूबे सिंध के अंदर गवर्नर रहा, और गवर्नरशिप के दरमियान उन्होंने जनाब वाली इदारों की हाँ में हाँ मिलाई,
और बहुत अच्छे अंदाज में गवर्नरी करी। इससे बड़ा गवर्नरी का टाइम उस शख्स ने पाकिस्तान में किसी को नहीं मिला जो उसने गुजारा हो। और फिर वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, और जब वो पाकिस्तान दोबारा तशरीफ़ ला रहे थे उस वक्त मुल्क के हालात ख़राब थे। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी, जनाब शेरवानी, ब्लू शेरवानी तैयार हो रही है, तो उन्हीं का वज़ीर आज़म बनने का चांस था। लेकिन फिर जनाब हालात तब्दील हुए, साइफ़र आया, साइफ़र के ऊपर बात हुई, अब फिर दोबारा साइफ़र का मौजू उठ गया है, अब फिर उसके ऊपर चमगोइयाँ हो रही हैं, बातचीत हो रही है, अब दोबारा जनाब वाली फिर जो है वो मामलात को दूसरी तरफ लेके जाया जा रहा है। हाँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा, पहली बात तो ज़रा मुश्किल लग रहा है, टाइम ज़रा सा और आगे बढ़ेगा। और अगर बन भी जाता है तो मेरे जहन में जो मेरे मालूमात के हवाले से, जो मेरी इंफॉर्मेशन के हवाले से हैं, वो जनाब इशरतुल इबाद, जिन्होंने सिंध के अंदर 11 साल जो है गवर्नरी संभाली और बहुत ही जिसे कहते हैं अच्छे अंदाज के अंदर इदारों के साथ अपनी हम आहंगी की कैफियत थी, और सियासी जमातों के साथ भी उन्होंने टाइम पीरियड गुजारा। वो फेवरेट जो है वो इस वक्त दिगरा वज़ीर आज़म के तौर पर जो है वो पाकिस्तान में लाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो बताइए, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान जिंदाबाद।